नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, मैं और लेकर आया हूं आप सभी के लिए 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट का ग्रुप डी यानी कि आरआरसी ग्रुप डी का पेपर। तो हम आपको बता दें, ये हूबहू क्वेश्चन है जो कि 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो इस 2022 का जो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, उसमें आप लोग इसके पैटर्न को समझिए और इसीलिए पैटर्न को समझने के लिए क्वेश्चन पर एक बार जरूर नज़र डालें, क्योंकि इसका पैटर्न 2018 वाले आरआरसी ग्रुप डी के पैटर्न से टोटली डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को समझ के उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा? कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो हम आपको बता दें, पहले सबसे पहली बात, जो राष्ट्रीय खेल है क्या है, नेशनल जो गेम है, यह नेशनल गेम 36वां संस्करण होने जा रहा है। 36वां संस्करण होने जा रहा है और वो भी पहली बार गुजरात में हो रहा है। पहली बार गुजरात में हो रहा है। हम आपको बता दें, ये 27 सितंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो टोटल 34 यानी कि 34 खेलों का आयोजन किया जाएगा। और हम आपको बता दें, यह जो कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अगुवाई में आयोजन किया जा रहा है और गुजरात के ही लगभग 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 34 खेलों का आयोजन किया जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो अनुच्छेद 24 है, जो अनुच्छेद 24 है में दिए गए प्रावधान में कितने उम्र का बाउंडेशन किया गया है। मतलब ये किया गया है कि उसमें जो बालक होते हैं, बालक को कारखानों आदि में मतलब कि नियोजन करना प्रतिषेध है। तो वही पूछ रहा है कितने उम्र के, यानी कि कितने उम्र से कम के आयु के बच्चों को कारखानों में लगाने से या नियोजन करने से प्रतिषेध है। तो हम आपको बता देते हैं, पहले जो आर्टिकल नंबर जो 24 है उसमें कहा क्या गया। आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 वर्ष से यानी कितने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों आदि में कार्य के लिए नियोजन नहीं कर सकते हैं। तो यही बस पूछा था। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 वर्ष से नीचे, यानी कि वो उम्र का जो बाउंडेशन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कारखानों में काम के लिए नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 ईयर्स यानी कि 14 साल। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि इसरो, यानी कि इसरो द्वारा ये स्पेस एजेंसी है इंडिया की, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा 2022 में कौन सा प्रक्षेपण लॉन्च किया गया, ये पूछा था 2022 का। तो हम आपको ये बता दें कि 14 फरवरी 2022 को पीएसएलवी के द्वारा, किसके द्वारा, पीएसएलवी के द्वारा, पीएसएलवी C52 के द्वारा, पीएसएलवी C52 के द्वारा दो प्रक्षेपण को लॉन्च किया गया। पहला EOS-04 को लॉन्च किया गया और दूसरा INS 2TD को लॉन्च किया गया। कितने को, EOS-04 को लॉन्च किया गया, INS 2TD को लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, व्हीकल कौन सा था, तो व्हीकल था PSLV C52 था, आप याद रखिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें दोनों में से केवल एक दिया है, तो यानी कि EOS-04 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अंतः श्वसन के समय पसलियाँ किस ओर गति करती हैं। हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं जब हम अंतः श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, तो जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर की ओर और बाहर की ओर, कि क्या मतलब कि कुल मिलाकर ऊपर की ओर और बाहर की ओर क्या होती हैं, पसलियों की गति होती है।
और जो वो डायाफ्राम होता है, वो डायाफ्राम क्या होता है, उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतःश्वसन के समय पसलियों की गति कैसी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पसलियाँ जो होती हैं ऊपर और बाहर की ओर होती हैं, जिससे जो डायाफ्राम होता है उसका जो आयतन हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि निर्भया योजना किस राज्य से शुरू किया गया? निर्भया योजना किस राज्य से शुरू किया गया? तो मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या शुरू किया था? निर्भया योजना का शुरू किया था। निर्भया योजना को शुरू करने वाले कौन हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ योगी। हम आपको ये बता देते हैं कि इन्होंने क्या किया था, महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए, किसका? कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए, कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए निर्भया योजना की शुरुआत किया था। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कौन सी नदी, देखिए यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी दो हैं मुख्यतः, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। एक कौन है? एक आपका नर्मदा है, क्या है? नर्मदा है। और दूसरे क्या है? ताप्ती है। दूसरा क्या है? ताप्ती है। देखिए ये दो नदी हैं जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अब नर्मदा नदी जो कहाँ से निकलती हैं, वो अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। और जो ताप्ती है, यानी कि ये हो गया नर्मदा, ये हो गया ताप्ती। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और जो ताप्ती हो गया वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ी। किससे? सतपुड़ा की पहाड़ी से, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन में क्या था? ताप्ती नहीं दिया था, नर्मदा दिया था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, देखिए इसमें ऑप्शन है तो ऑप्शन को हम बता देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। देखिए इसमें ऑप्शन में नर्मदा दिया है, ताप्ती नहीं दिया है, तो नर्मदा को हम करेक्ट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए वो करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पूर्ण पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है, कंप्लीट होता है? तो किस अंग में पूर्ण पाचन कंप्लीट होता है? तो जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। कि 1969 में, यानी कि 1969 में कितनी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो हम आपको ये बता देते हैं कि 19 जुलाई, कितना? 19 जुलाई 1969 में 14 निजी बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। वो भी इंदिरा गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। और इसके पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो आरबीआई थी, आरबीआई की जो मतलब कि नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1 जनवरी और 1949 में हुआ था। और इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो नेशनलाइजेशन है वो आरबीआई की, वो हुआ था आपका 1 जनवरी और 19 आपका 49। और बाकी कह रहा है, ये पूछ रहा है कि 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि वायलेट, ग्रीन और येलो का जो अपवर्तनांक के क्रम को लिखिए। देखिए क्रम दिया था, इसके अपवर्तनांक का क्रम दिया था। तो हम आपको ये बता देते हैं, देखिए जो क्या होता है, मतलब कि हम आपको बता देते हैं, ये विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर, आप लोग जानते ही हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि जो क्या होता है, वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक होता है, यानी कि जिसका मतलब कि वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। वायलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन दिया है तो ग्रीन, येलो, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका ग्रीन, यानी कि ग्रीन है तो यानी कि ग्रीन का जो वेवलेंथ है वो सबसे मतलब उसके बाद कम है, तो यानी कि उसके बाद क्या आ जाएगा? ग्रीन का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा? येलो हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए इसमें जो वायलेट है उसका
आपका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, फिर ग्रीन का, फिर येलो का। अगर यही देखा जाए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? येलो का, फिर ग्रीन का, फिर वायलेट का। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायलेट ग्रेटर देन ग्रीन ग्रेटर देन येलो हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला देने पर प्राप्त जो उत्पाद का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? तो हम आपको बता दें स्ट्रॉन्ग एसिड जो है प्लस अगर स्ट्रॉन्ग बेस है उसको मिला दिया जाए तो यहाँ पर मिलेगा साल्ट यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे जब साल्ट मिलेगा तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 होगा। यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 7। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत के भीतरी सतह पर उँगलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि ये जैसे कि मान लीजिए ये आपका छोटी आंत है। छोटी आंत में इस तरीके से उँगलीनुमा संरचना होती है। तो ये उँगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? ये उँगलीनुमा संरचना कहलाती है भिलाई कहलाती है। क्या कहलाती है? भिलाई कहलाती है, यानी भिलाई कहलाती है, भिलाई। और या फिर माइक्रोविलाई कहते हैं, या फिर विल्ली, या फिर माइक्रोविल्ली भी कहते हैं। तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट होता है उसको क्या करती है? उसको ब्रेक करती है। उसको क्या करती है? ब्रेक करके ब्लड के थ्रू क्या करती है? उसे अपने उचित स्थान पे पहुँचा देती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मतलब कि क्वेश्चन है कि छोटी आंत के भीतरी सतह पर जो उँगलीनुमा संरचना होती है उसे भिलाई या फिर माइक्रोविलाई, विल्ली या फिर माइक्रोविल्ली भी कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने पे हमारे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगा और पहुंचने के बाद आप इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। जय हिंद।